उस रात को ईशा और सुमित बेहद बुरी तरह आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। बात यह हुई थी कि सुमित उस दिन अपने दोस्त के घर गया था और वहां से जब आया तो शराब पीकर आया था और यहाँ घर में भी ईशा की अपनी सास के साथ बहस हो गई थी। उसके बाद जब उसने देखा कि सुमित भी शराब पीकर आया है तो उसका गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। उस दिन तो उसने सोच ही लिया था कि अब से अपने ससुराल में किसी से डरेगी नहीं और ना ही अपनी सास की एक भी बात सुनेगी, क्योंकि उसकी सास अक्सर बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल जाती थी। इन्हीं सब बातों को लेकर उस दिन ईशा सुमित की लड़ाई हो गई। सुमित बेहद गुस्से में ईशा के ऊपर चिल्ला रहा था और कह रहा था कि तुम मेरी बात बेहद ध्यान से सुनो। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो घर के कामों में तुम्हें माँ का हाथ पूरा बटाना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम आए दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाओ या ऑफिस से देर से आओ, घूमो फिरो और मेरी बेचारी माँ घर में ही घुसी रहे, हमेशा वो काम करती रहे। मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुमित के गुस्से की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। ईशा कहने लगी कि अरे आज मेरे ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था, बस इसलिए घर आने में देर हो गई, लेकिन उसके बावजूद मैं जैसे ही घर में आई हूं उसके साथ ही मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत काम करवाया है। लेकिन सुमित तुम्हारी माँ को तो हर बात में कमी दिखाई देती है, चाहे मैं कुछ भी करूं। मैं भी तो पूरे दिन अपने ऑफिस में काम करती हूँ, उसके बाद घर आकर जितना कर पाती हूँ करती हूँ, लेकिन वो तब भी कभी खुश नहीं होती मुझसे। और एक तुम हो जो उनकी कही बातों को सच मान लेते हो। तुम्हें तो मेरी तरफ की बात सुनाई ही नहीं देती। इस तरीके से तो हम दोनों की हर रोज लड़ाई होगी इस घर में, अगर तुम भी मुझे नहीं समझोगे तो। ईशा भी बेहद गुस्से में चिल्लाई। सुमित कहने लगा कि अपनी आवाज नीचे करो, मेरे ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी माँ ने मुझे एक एक बात बताई है। जिस दिन तुम घर में समय से आ जाती हो उस दिन भी तुम कोई काम नहीं करती, बैठी रहती हो। ईशा कहने लगी कि नहीं सुमित, ये बात पूरी तरह से झूठ है। मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना काम करती हूँ। लेकिन सुमित एक बात ईशा की नहीं मान रहा था। वो कहने लगा कि मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, झूठी तुम हो। उस रात सुमित इतने गुस्से में था कि उसने ईशा के ऊपर हाथ तक उठा दिया था। ईशा उसकी दूसरी पत्नी थी। ईशा और सुमित की शादी को अभी 3 महीने ही गुजरे थे। ईशा कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, एक बार और हाथ उठाकर तो देखो, अगर तुम्हारे हाथ नहीं तोड़ दिए मैंने, और पुलिस को बुलाऊंगी वो अलग। इस धमकी को सुनकर ईशा के ससुर जी और सास दोनों ही अपने बेटे को शांत कराने लगे। लेकिन ईशा की धमकी देने से पहले वो दोनों ही लड़ाई को आराम से देख रहे थे। गुस्से में थरथर कांप रही ईशा ने अपनी सास को भी चंद जली कटी बातें सुना दी। वो अपनी सास को कहने लगी कि माँ जी, आप कम से कम झूठ तो मत बोला करिए। मैं मानती हूं कि आप मुझसे खुश नहीं रहती, लेकिन कम से कम ये तो मत बोलिए कि मैं कुछ भी नहीं करती घर में। ईशा की सास काफी देर तक बिल्कुल चुप रही और उसके बाद कहती है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, वही किया था ईशा की सास ने। वो भी बराबरी से ईशा से भिड़ गई थी। कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कितनी ही परेशानी है तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ इस नर्क में नहीं रहना चाहती। तुम नहीं थी तो मेरा बेटा भी ठीक और सब कुछ ठीक था, लेकिन तुम्हारी वजह से इस घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब देखो लड़ती रहती हो तुम मुझसे। ईशा भी गुस्से में कहने लगी कि मुझे रहना ही नहीं है इस नर्क में। सुमित को कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम रहना यहाँ पर अपने माँ बाप के साथ आराम से। तुम्हारे माँ बाप का बोझ मुझसे नहीं सहा जाता अब। ईशा बेहद गुस्से में थी। ये धमकी देने के बाद ईशा अपने कमरे में गई और अंदर से उसने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर बैठे बैठे ईशा की सास ससुर कह रहे थे कि कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं हमें। सुमित की पहली बीवी तो थी ही चरित्रहीन, इसलिए वो छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई, और अब जो ये दूसरी आई है ये भी बेहद बदतमीज है। इसको बात करने की तमीज ही नहीं है। उस रात सुमित बाहर सोफे पर ही सो गया। अगले दिन रविवार था। अपनी आंखों में बेहद गुस्सा लिए जब ईशा सुबह उठकर कमरे से बाहर आई तो उसने सुमित को ड्राइंग रूम में अपना मुंह लटकाए बैठे देखा। ईशा ने सुमित से पूछा कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं सुमित? तो वो कहने लगा कि मम्मी पापा चले गए, सुबह की गाड़ी पकड़कर ही वो मामा जी के पास मेरठ चले गए हैं। चाय बनाने रसोई में जा रही ईशा ने ठनक कर पूछा कि क्यों, क्या हो गया, क्यों चले गए? तो सुमित कहने लगा कि तुम ज्यादा भोली मत बनो, इस बात को समझना तुम्हारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि वो क्यों चले गए। ईशा कहने लगी कि तुम जबरदस्ती मुझे कसूरवार मत बनाओ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे मम्मी पापा एक की 4 बातें बना देते हैं? उस समय तो तुम अपना मुंह बंद करके बैठे थे। जब तुम्हारे मम्मी पापा मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मुझ पर चिल्ला रहे थे, तब तुम्हारा मुंह नहीं खुला कुछ भी बोलने के लिए।
तुम तो मुझे ही दोष दे रहे थे हर चीज का। सुमित कहने लगा कि ईशा, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं भी क्या करूं। तुम तो जानते ही हो कि मम्मी पापा अक्सर बीमार रहते हैं। उनसे इस उम्र में क्या बोलूं मैं सुधरने के लिए। अब वो घर से दूर चले गए हैं, भगवान जाने कैसी दुर्गति होगी उनकी। पर हाँ, तुमको क्या करना उससे, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे मम्मी पापा थोड़ी हैं। सुमित गुस्से में बोला। ईशा कहने लगी, तो मैंने उन्हें नहीं कहा था घर छोड़कर जाने के लिए। मैंने कहा था कि मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। इस पर सुमित ने कहा कि मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर वो लोग नहीं माने। अब कब तक लौटेंगे ये भी नहीं बताकर गए हैं। पता नहीं कैसे रहेंगे वो मामा जी के घर में। सुमित बेहद दुखी होते हुए इस बात को बोल रहा था। उसने बेहद थके हारे अंदाज में अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर रगड़ा और वहां से उठकर नहाने चला गया। ईशा थोड़ी उदास लग रही थी। वो सोच रही थी, कल उन्हें भी गुस्सा आया और मुझे भी गुस्सा आ गया। हम दोनों ने ही बोल दिया था कल, पर उन्हें घर छोड़कर तो नहीं जाना चाहिए था। खैर, शाम तक सुमित और ईशा दोनों का ही बाजार जाने का प्लान बना। जब वो मार्केट गए तो वहां पर उन्होंने कुछ खरीदारी की और उसके बाद बाहर ही खाना खाया। उस दिन सुमित ने ईशा के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। काफी समय बाद वो उसको लेकर बहुत देर तक बाहर घूमा था। उस दिन सुमित को एक बार भी अपने मम्मी पापा की याद नहीं आई थी। अगले कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ। जिंदगी यूं ही चल रही थी कि एक दिन ईशा घर देर से लौटी तो सुमित उससे फिर उलझ पड़ा। दोनों के बीच में फिर बहुत ज्यादा बहस हो गई। लेकिन अचंभे की बात तो ये थी कि इस बार सुलह भी बहुत जल्दी हो गई थी। जबकि घर में जब ईशा के सास ससुर रहते थे तो उनकी लड़ाई कई कई दिनों तक चलती थी। उस दिन सुमित के मन में, या ऐसा कहूं कि दोनों के ही मन में, एक साथ ही ये विचार आया कि अगर सुमित की मां आज घर में होती तो यकीनन ये झगड़ा बहुत लंबा चलने वाला था। शादीशुदा जिंदगी में तीसरे की दखल अंदाजी जब भी होती है तो वो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुमित अक्सर अपने माँ बाप से बात कर लिया करता था। इसी तरह कई दिन गुजर गए, लेकिन उनके घर वापस आने की कोई बात नहीं हो रही थी। जब भी सुमित उनके घर आने की बात उठाता तो उसके पापा उसको यही कहते थे कि हम यहाँ खुश हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं। और यही सब करते करते महीने भर से ज्यादा का समय बीत गया। अब ईशा और सुमित दोनों के मन की बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि पड़ोसी रिश्तेदार जब भी ईशा से मिलते तो वो उसके सास ससुर के बारे में पूछते थे कि वो इतने दिनों से वहां पर क्यों है, क्या घर में कोई बात हुई है। और हर बार ईशा और सुमित को कोई झूठा कारण बताना पड़ता था। बार बार ईशा इस तरह से अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को सारी बात समझाते समझाते उन्हें खुद को अपराध बोध का शिकार होना पड़ा था। उन्हें लगता था कि उनसे जैसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। नाते रिश्तेदारों के परेशान कर देने वाले सवालों से बचने के लिए उन लोगों ने सोचा कि वो अब अपने माता पिता को मेरठ जाकर वापस ले आएंगे। सुमित ईशा को समझाने लगा कि जब तक तुम वहां पहुंचोगी तो ऐसा मत करना कि तुम वहीं पर उनसे बहस करने लगो। अगर सॉरी बोलने की जरूरत लगे तो सॉरी बोल देना। उन दोनों को साथ रखना और ख्याल रखना हम दोनों की जिम्मेदारी है ना कि मामा जी या किसी और की जिम्मेदारी। सुमित पूरे रास्ते ईशा को यही सब समझाता हुआ जा रहा था। ईशा और सुमित मामा जी के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। ये शुक्रवार की रात थी जब लगभग 8 बजे ही उनके घर पहुंचे थे वो लोग। उन दोनों से ही उनके मामा मामी बेहद प्यार से मिले और उन्हें गले लगाया और बहुत प्यार किया। अपने मामा ससुर और मामी ससुर की नजरों में अपने लिए नाराजगी की भावना को नहीं देखकर ईशा अपने मन ही मन बेहद हैरान हुई थी कि वो लोग मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। नहीं तो पूरे रास्ते तो ईशा को यही लग रहा था कि जब वो जाएगी तो सब नाराज होंगे, क्योंकि उसके सास ससुर ने यहाँ पर सब कुछ बात बता ही दिया होगा। सुमित ने जब अपने मामा जी से पूछा कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि वो दोनों घूमने गए हैं। इस बात को सुनकर तो सुमित और ईशा बेहद हैरान रह गए थे। ये कैसे हो गया? सुमित को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने इस तरह का नियम अपना लिया है। मामा जी कहने लगे कि अरे हाँ बेटा, अब से वो सुबह और शाम दोनों समय घूमने जाते हैं। अब तुम उनकी फिटनेस को देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। तुम्हारी मम्मी की कमर का दर्द भी अब पहले से काफी कम हो चुका है। और यहाँ पर मैं और तुम्हारी मामी, हम दोनों भी दीदी और जीजा जी का हौसला बढ़ाते रहते हैं ताकि वो दोनों अपनी सेहत का ध्यान रखें। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो यहाँ किसी नए डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, तो मामा जी इस बात पर कहने लगे कि हाँ, और वो डॉक्टर मैं ही हूं। और वहां पर मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। ईशा और सुमित जबरदस्त उलझन का शिकार हो चुके थे। वो दोनों चाय पी रहे थे कि तभी ईशा के सास ससुर घर में आए।
उन पर नजर पड़ते ही सुमित तुरंत उठा और उठकर उन दोनों के पैर छुए और फिर कहने लगा कि अरे पापा मम्मी, आप दोनों तो इन स्पोर्ट शूज में बहुत जच रहे हैं। सुमित के पापा ने कहा कि हाँ बेटा, मामा जी ने ही हम दोनों को ये जूते दिलाए हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। अपनी माँ के पैर छूते हुए भी सुमित ने उनकी तारीफ की और कहा कि मुझे सुनकर बेहद खुशी हुई कि आपकी कमर का दर्द कम होने लगा है। आपको ज्यादा परेशानी तो नहीं होती चलने में। आपके चेहरे पर भी बहुत चमक आ गई है। सुमित की माँ कहने लगी, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पर अच्छे से घूमती हूँ तो दर्द भी कम होने लगा है। सुमित ने मजाक के अंदाज में कहा कि लगता है मामा मामी आपका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं आप लोग यहाँ पे। इस पर सुमित के पापा कहने लगे कि नहीं बेटा, मुझे तो डायबिटीज है, तुम जानते ही हो, कहाँ कुछ खा पी पाता हूं मैं। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ कैसे आए। तुम दोनों अगर हमें पहले ही बता देते कि तुम आने वाले हो तो हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाकर रखते। ये बात ईशा के सास ससुर दोनों ने ही अपने दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा। अब तुम दोनों को भूख भी लग रही होगी, बताओ क्या बना दूं? ईशा के ससुर जी ने ये बात अपने दोनों बच्चों से पूछी थी। इस पर सुमित और ईशा दोनों कहने लगे कि नहीं पापा, हमें ज्यादा भूख नहीं है, एक काम करते हैं, बाहर से ही कुछ हल्का फुल्का ले आते हैं, आप लोग क्यों परेशान होंगे। सुमित के पापा प्रमोद जी कहने लगे कि अरे परेशानी की क्या बात है, बाजार का क्यों खाना है, घर में आलू मटर की सब्जी रखी है, मैं जा रहा हूँ, फटाफट पराठे बना देता हूँ तुम दोनों के लिए। इस बात को सुनकर मामी जी तुरंत उठकर किचन में जाने लगी, पर प्रमोद जी ने उन्हें मना कर दिया। वो कहने लगे कि अरे नहीं, आज आप नहीं जाएंगी, आपका ये शिष्य जाएगा। सुमित और ईशा वो दोनों वहां चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। सुमित ने बेहद हैरानी भरी अंदाज में पूछा कि पराठे बनाएंगे आप पापा? तो वो कहने लगे कि हाँ भाई, मैं ही बनाऊंगा, तुम इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हो? पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारी मामी से बहुत सारी कुकिंग सीखी है, तुम मुझे सिर्फ 20 मिनट दो और देखो अभी मैं कैसे तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पराठे बनाकर लाता हूँ। जब तक तुम दोनों जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। अपने बेटे के गाल पर प्यार से हाथ थपथपाते हुए उन्होंने कहा और खुद रसोई की तरफ चले गए। इन बातों को देखते हुए सुमित के मामा मामी और सुमित की मम्मी, वो तीनों ही खुश हो रहे थे। सुमित पूछने लगा कि मम्मी, पापा ने और क्या क्या सीख लिया है यहाँ पर बनाना? तो वो कहने लगी कि अरे बेटा, पापा ने पनीर, कोफ्ते, बैंगन का भरता, भरवा भिंडी और भी ना जाने क्या क्या सीख लिया है तुम्हारी मामी से। अब तुम्हारे पापा सब कुछ बना लेते हैं। सुमित को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसा चमत्कार हुआ है। ईशा भी बेहद हैरान परेशान सी एक तरफ खड़ी थी, क्योंकि पहले तो प्रमोद जी को चाय तक बनानी नहीं आती थी और अब अचानक से उन्होंने इतनी कुकिंग सीख ली। इतने में सुमित के मामा जी बोले कि बेटा, आज के समय में हर इंसान को थोड़ा बहुत काम तो करना आना ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम किसी पर बोझ तो नहीं बनना पड़ता। परेशानी तो होती है बुढ़ापे में अपने आप को बदलाव करने में, लेकिन अगर इंसान कोशिश करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। मामा जी इन बातों का अर्थ सुमित को अगले कुछ दिनों में समझ आने वाला था। प्रमोद जी ने उस दिन अपने बेटे बहू को बेहद खस्ता पराठे बनाकर खिलाए और उसके बाद एक गर्म पोटली करके अपनी पत्नी की कमर की सिकाई भी की। प्रमोद जी शुरू से ही बहुत कम बोलते थे, लेकिन ना जाने यहाँ आकर उनके अंदर कैसा बदलाव आया कि उनकी हंसी के ठहाके पूरे कमरे में गूंज रहे थे। सुमित की मम्मी पापा दोनों ही काफी देर तक बाहर घूमकर आते थे। अगले दिन सुबह का नाश्ता सुमित के मामा जी ने बनाया। उन्होंने गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े बनाकर सबको बड़े उत्साह के साथ खिलाया था और सुमित की मम्मी ने पूरे घर में झाड़ू लगाई तो डस्टिंग का काम प्रमोद जी ने किया और उसके बाद नहा धोकर वो लाइब्रेरी में अखबार पढ़ने के लिए चले गए। सुमित अपने माँ बाप में इस तरह के बदलाव को देखकर बहुत हैरान था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। उन दोनों को ही देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर जीने का उत्साह कूट कूट कर भर गया है। ईशा तो हमेशा से ही चाट की शौकीन थी, तो प्रमोद जी उसके लिए एक बेहद मशहूर दुकान से चाट भी लेकर आए थे और उसके बाद उन्होंने सबको आइसक्रीम खिलाई। इसलिए किसी को ज्यादा भूख ही नहीं थी। सबने सोचा कि अब थोड़े से हल्के पुलाव बना लेते हैं, वही जाकर खा लेंगे और सो जाएंगे। ईशा जैसे ही बनाने जा रही थी तो आज भी प्रमोद जी ने उसे बनाने नहीं दिया और उन्होंने खुद सबको पुलाव बनाकर खिलाया। वहां मौजूद सब लोग उनकी तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ को सुनकर प्रमोद जी तो पहले फूले ही नहीं समा रहे थे। उसके बाद उन्होंने दोबारा सोने से पहले अपनी पत्नी की कमर की सिकाई की और अगले दिन रविवार था। उस दिन भी उन्होंने सबको इडली सांबर का नाश्ता कराया। सुमित की मामी जी किचन में खड़े ये सब चीजें बना रही थी तो प्रमोद जी भी उनकी मदद कर रहे थे। अचानक से बहुत बदलाव आ गया था प्रमोद जी के व्यवहार में। सुमित और ईशा तो उन्हें देखते ही जा रहे थे। सबने बहुत अच्छे से नाश्ता किया।
उसके बाद सुमित और ईशा ने वापस दिल्ली लौटने की तैयारी शुरू कर दी। सुमित ने अपने मम्मी पापा से कहा कि आप भी अपना सामान पैक करना शुरू कर दीजिए, 2 बजे तक हमें निकलना होगा। अगर उससे ज्यादा लेट निकले तो फिर जाम में फंस जाएंगे और फिर रात बहुत हो जाएगी। सुमित की ऐसी बातों को सुनकर प्रमोद जी एक गंभीर मुद्रा में चले गए थे, जैसे वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो वो भी बिल्कुल शांत हो गई थी। आगे प्रमोद जी ने अपने बेटे सुमित से कहा कि बेटा तुम अभी जाओ, हम कुछ दिन और यहीं रहेंगे। हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत अच्छे से यहाँ रह रहे हैं। सुमित कहने लगा कि पापा, आप मामा जी और मामी जी के पास इतने दिनों से रह तो रहे हैं, महीने भर से ज्यादा का समय हो गया है, अब घर चलिए, दोबारा आ जाइएगा। सुमित ने मामा जी से कहा कि आप ही समझाइए, कुछ दिनों में मैं इनको दोबारा आपके पास भेज दूंगा। इस पर आलोक जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, हम तुम्हारे साथ अभी नहीं आ रहे हैं। सुमित पूछने लगा कि क्या हुआ पापा, आप मुझसे अब तक नाराज हैं? क्या अभी तक उस बात को लेकर बैठे हैं? प्रमोद जी कहने लगे कि नहीं बेटा, तुम मेरी बात को समझो। हम अभी घर नहीं आना चाहते। हम जानते हैं कि हम दोनों के कारण ही तुम में और ईशा में कलेश होता है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम दोनों आपस में लड़ो। जब देखो घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। सुमित कहने लगा, तो पापा आप इतनी सी बात पर घर छोड़कर चले जाएंगे क्या? प्रमोद जी ने कहा, बेटा तू जानता है कि तेरी माँ को तेरी बहू बिल्कुल पसंद नहीं है। उन दोनों की आपस में थोड़ी सी भी नहीं बनती, दिन रात झगड़ा होता रहता है। वैसे भी ईशा घर छोड़ दे, उससे तो बेहतर है कि तुम दोनों वहां पर अकेले रहो और हम दोनों यहाँ मामा मामी के पास ठीक हैं और खुश हैं। सुमित कहने लगा कि पापा पुरानी बातों को भूल जाइए और अपना सामान बांधना शुरू कर दीजिए। ईशा तुम क्यों नहीं बोलती कुछ? सुमित ईशा को मम्मी पापा पर दबाव बनाने के लिए कह रहा था। इस पर ईशा कहने लगी कि पापा सुमित ठीक ही तो कह रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ चलिए। ईशा का स्वर बेहद धीमा था। प्रमोद जी कहने लगे कि बेटा अगर तुम दोनों जोर डालोगे तो हम तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे, लेकिन फिर उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुमित कहने लगा कि चाहे जो बात है वो आप घर पर भी तो कह सकते हैं। घर चलिए, हम घर जाकर आराम से बात करेंगे। लेकिन प्रमोद जी ने कहा कि नहीं, यहाँ से निकलने से पहले ही मैं ये बात तुम दोनों से करना चाहता हूँ। सुमित और ईशा बेहद ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। प्रमोद जी बेहद भावुक हो गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। कहने लगे कि बहू तुम भी मेरी बात को ध्यान से सुनना। बहू, उस दिन लड़ाई झगड़े में गुस्से में तुमने कहा था कि हम दोनों तुम पर बोझ हैं। तुम्हारी शिकायतों को दूर करने के लिए देखो मैंने खाना बनाना और घर की साफ सफाई करना, मशीन में कपड़े धोना, ये सब कुछ सीख लिया है। अब मुझे बहुत अच्छे से आता है। जितना मुझसे हो पाएगा मैं करता हूँ और तुम्हारे साथ अगर रहूंगा तब भी करूंगा। अब इस उम्र में बहुत ज्यादा काम तो नहीं कर सकता, पर हाँ इतना तो हूं कि तुम्हारा हाथ जरूर बटा सकता हूँ। अपनी सास को तो तुम जानती ही हो, उनका गुस्सा बहुत तेज है। वो शुरू से ही ऐसी है। अब यहाँ आकर मैंने उसको बहुत समझाया है, उसने भी मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारे साथ अपने व्यवहार को अच्छा रखने की कोशिश करेगी। लेकिन तुम्हारी सास से ज्यादा काम तो होता ही नहीं है, वो कर भी नहीं सकती। तुम तो जानते ही हो कि उनकी परेशानी है, वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं हमेशा करूंगा ताकि तुम्हें मैं बोझ ना लगूं। उस दिन लड़ाई झगड़े में तुमने सुमित को कहा था कि तुम घर छोड़कर अपने मायके चली जाओगी। तुम्हारी बातों को सुनकर मैं अंदर तक हिल गया था। इसलिए उसी रात मैंने फैसला कर लिया था कि घर की सुख शांति के लिए हमारा वहां से जाना ही सही होगा। तुम जानती हो कि सुमित की पहली पत्नी से सुमित को तलाक आसानी से नहीं मिल रहा था। बहुत परेशानियां आई थी। दिन रात हम दोनों बहुत परेशान होते थे। हमने बेहद शर्मिंदगी झेली थी। लोगों की नजरों में हर कोई हमसे सवालिया नजरों से मिलता था और बातें करता था। हर किसी की आंखों में हम सभी के लिए बहुत सारे सवाल थे, जबकि बहू उसमें तो हम लोगों की कोई गलती भी नहीं थी। हमने क्या गलत किया था उसके साथ, लेकिन सजा तो हम सब ने भुगती थी ना। वो दिन हमसे भूले नहीं भूलता। वो सिर्फ मैं ही जानता हूं कि हमारा क्या हाल हो गया था। सुमित ने तभी से शराब पीना शुरू कर दिया था। मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक करता है, लेकिन वो दुख ही ऐसा था। मैं नहीं चाहता कि वही खराब समय मेरी जिंदगी में फिर से आए। मेरी रूह तक कांप जाती है उन बातों को सोचकर। इसलिए कह रहा हूं, तुम दोनों अपने साथ हमें ले जाने की जिद मत करो। तुम दोनों वहां खुश रहो, हम दोनों यहाँ खुश हैं। हमारी चिंता मत करो, हमें कोई परेशानी नहीं है यहाँ, बल्कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ बहुत अपना अपना सा लगता है यहाँ। अगर मेरी वजह से तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले वाली शर्मिंदगी में बार बार नहीं झेल पाऊंगा। अगर इस बार वैसा कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों घर चले जाओ, हम यहीं ठीक हैं। सुमित ने इस पर कहा कि पापा अपने आंसू पोंछ लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आप आगे से कभी घर छोड़कर जाने की बात मत करिएगा।
ईशा ने भी कहा कि पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे से मैं कभी इस तरह की बातें नहीं बोलूंगी। ससुर के मन की पीड़ा ईशा को बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। सुमित ने कहा कि मैं अब से शराब छोड़ दूंगा। अपने बेटे बहू की ऐसी बातों को सुनकर प्रमोद जी भाव विभोर हो गए और उन्होंने दोनों को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ तुम भी पैकिंग शुरू कर दो और अच्छे मौके पर मैं सबका मुंह मीठा कराता हूँ। मैं जा रहा हूँ हलवा बनाने। सब बेहद खुश नजर आ रहे थे। प्रमोद जी ने खुशी से अपने बेटे को बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उसके बाद रसोई की तरफ चले गए। उनकी पत्नी ने भी सारी पैकिंग कर ली थी। इतनी देर में प्रमोद जी ने हलवा बना लिया और हलवा लेकर डाइनिंग पर आ गए। उन्होंने अपने छोटे बेटे को अपने हाथों से हलवा खिलाया। सुमित ने अपने मम्मी पापा का इतना ध्यान रखने वाले मामा मामी से कहा कि आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। हम दोनों से परेशान होकर मम्मी पापा यहाँ आ गए, लेकिन आज आप ही लोगों की वजह से वो बहुत खुश हैं। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। साथ ही ईशा ने भी अपने मामा मामी को धन्यवाद दिया और कहा कि आप जैसे मामा मामी भगवान करे हर किसी को मिले। आज सुमित की मम्मी को अपने मायके वालों पर बहुत गर्व हो रहा था। मम्मी पापा के सुमित के घर जाने से मामा मामी आज थोड़े उदास लग रहे थे, लेकिन फिर पापा के छोटे छोटे चुटकुलों से पूरा माहौल हंसी से भर गया और वो सब अपने घर को निकल गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब बहुत सारे लोग एक जगह होते हैं तो आपस में खटपट होती ही है, लेकिन एक दूसरे को समझते हुए चीजों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्ग कभी गलत नहीं हो सकते, या ये भी नहीं है कि बेटा बहू ही हमेशा सही हो, लेकिन जब भी हमें एक घर में रहते हैं तो हमें सबकी जरूरत और सबकी भावनाओं का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। समय के हिसाब से अपने आप को बदलना जरूर सीखना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।